Okay, so we were discussing कि आपके पास सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है इन केस अगर आपको लाइक ये महसूस होता है, ये लगता है कि जो जजेस हैं वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, या फिर जो उनका डिसीजन है आप उसको किसी मिसकंडक्ट के तहत उन्होंने किया है, ठीक है। सो इन दैट केस जजेस को रिमूव करने के लिए आपके पास आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज नोन एज द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और आर्टिकल 209 उसको डील करता है, जिसके 5 मेंबर होते हैं, जिसका हेड आपके पास सीजीपी होता है, और आपके पास जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ये 2 जजेस को अपॉइंट करते हैं आपके पास हाई कोर्ट से, और 2 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं जो कि सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। देन आपके पास आ जाता है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो आपके जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है। सो उसके लिए आपके पास एक जो है वो इदारा है दैट इज नोन एज द, एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज नोन एज द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो डू नॉट मिक्स द नेम्स ऑफ बोथ। वन इज द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड द अदर वन इज जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली व्हाट डज इट डू, ये जो आपके पास इंस्टीट्यूशन है ये अपॉइंटमेंट करता है जजेस की, राइट। ओके, सो आपके पास आर्टिकल 175 ए जो है वो इसको डील करता है। कौन सा आर्टिकल डील करता है? 175 ए अपॉइंटमेंट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, और इसकी कंपोजिशन जो है बेसिकली क्या होती है, जो इसके चेयरमैन है वो अगेन आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। Give me a second. ओके, ये नीचे कर्सर आ रहा है, इसको आई डोंट नो कैसे रिमूव। अच्छा, सो 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बेसिकली आपके पास इसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसमें आपका फॉर्मर यानी कि जो आपका रिटायर्ड जो सीजे होता है हाई कोर्ट का, वो होता है, और सीनियर एडवोकेट जिसको आपकी बार काउंसिल जो है वो नॉमिनेट करती है वो होते हैं। फेडरल आपकी जो लॉ मिनिस्टर है वो होते हैं, और अटॉर्नी जनरल होते हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बेसिकली ये एक आपका एक ऐसा इदारा है जो कि आपके जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, बोथ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आप यहाँ पे मेंशन कर लें, ठीक है। 4 high courts of your provinces and the Islamabad High Court and the Supreme Court, all the judges appointment usually done by the institution known as the Judicial Commission of Pakistan, which article deals with the appointment that is 175A, राइट। और इसकी कंपोजिशन जो वो हमने डिस्कस करी है अभी कि क्या है, जिसमें चेयरमैन आपका सीजीपी है, और आपके 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, आपके फॉर्मर जो यानी कि रिटायर्ड जज जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट जिसको नॉमिनेट करती है आपकी बार काउंसिल एक होगा, और फेडरल लॉ मिनिस्टर होगा एक, और एक आपके पास जिसमें क्या होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। अच्छा, इट वाज आस्क्ड इन एन एमसीक्यू एज वेल, जिसमें क्या पूछा गया था इन दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू के जो इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई 2018 को, इसमें टर्न आउट क्या था। सो आवर टर्न आउट वाज 51%। अच्छा, सो आई होप यहाँ तक आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। सो नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है दैट इज योर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ऑल्सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल इलेक्शन वगैरह की बातें हो रही हैं। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके अभी एग्जाम्स में इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, and these are the institutions that were in the न्यूज। अच्छा, सो आर्टिकल 218 बेसिकली डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इसकी ड्यूटीज को जो है वो लाइक डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 219। इसके मेंबर्स बेसिकली आपके पास कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं, और जो 5 मेंबर्स हैं इसमें से आपके पास किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है, और 4 मेंबर्स होंगे वो आपके हर प्रोविंस से होंगे। बहुत सिंपल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इदारा है जो कि आपके मुल्क में इलेक्शंस वगैरह की जो जितनी भी चीजें उनको देख रहा होता है, उनको इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा होता है एंड ऑल दैट, राइट। सो जो आप न्यूज में इलेक्शन कमीशन की बात, आज इलेक्शन कमीशन की न्यूज सुन रहे हैं आजकल के
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज बुला लिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फौरन से तलब किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पर्सनल बार में जो है वो उनकी हेयरिंग की एंड ऑल दैट। सो व्हाट इज दैट इंस्टीट्यूशन, दैट इंस्टीट्यूशन को जो आपका आर्टिकल है वो डील करता है 218, उसके बाद उसकी ड्यूटीज को डील कर रहा है 219। इसके 5 मेंबर्स हैं, जिसमें जो एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और आपके 4 मेंबर्स होंगे, वो हर प्रोविंस से होते हैं, ठीक है। सो आपका जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, अब ये कौन होगा, लाइक इसकी अपॉइंटमेंट कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, आप किसी भी बंदे को तो उठा के अपॉइंट नहीं कर सकते चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसके लिए आपका आर्टिकल डील करता है 213, राइट। सो जो अब 213 तो डील करता है, लेकिन होगा कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका क्राइटेरिया आपके पास क्या है। वन के वो जज हो सकता है हाई कोर्ट का, सिविल सर्वेंट हो सकता है, रिटायर्ड की बात हो रही है, ठीक है, या फिर टेक्नोक्रेट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया। और इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, 5 इयर्स की टर्म होती है इनको अपॉइंट करने के लिए। अच्छा, और अपॉइंट कैसे किया जाता है इसको जरा देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। uh, uh, ये वाली चीज को समझिएगा। सबसे पहले तो एक आपके पास पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि आपके पास पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी एक कमेटी होती है, जिसमें से आपके पास 12 लोग होते हैं। बात को समझिएगा, 12 लोग होते हैं। उन 12 में से 1/3 जो लोग हैं ना, यानी कि 12 में से 1/3 लोग सेनेट के भी होने चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, इसमें जो 12 लोग हैं, आधे जो होंगे यानी कि 50% गवर्नमेंट के लोग होंगे, 50% ऑपोजिशन के लोग होंगे। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसकी कंपोजिशन मैंने बताई 12 मेंबर्स होंगे, उन 12 मेंबर्स का में से भी 1/3 सेनेट के होंगे, एंड इन उन 12 मेंबर्स में से आपके पास 50% जो होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे एंड 50% ऑपोजिशन के होंगे। ये कमेटी जो है वो आपके पास नेम देती है बेसिकली किसको, आपके जो पीएम है, लीडर ऑफ दी पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बेसिकली इन दोनों को आपके पास ये नेम जो है वो देती है। कौन, ये कमेटी, किसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अब जो पीएम और जो आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये दोनों जो है वो कंसल्टेशन के साथ फिर वो नेम जो है वो दे देते हैं, लाइक डिसाइड कर देते हैं कि लेट्स से किसी 2 कंटेस्टेंट में आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? I don't know what is happening. Like, why my Zoom connection is disconnecting every other 10 minutes. Okay. So, we were discussing basically कि आपके पास एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है। उस पार्लियामेंट्री कमेटी के जो बेसिकली हेड है, दैट इज योर हेड इज योर पीएम एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये लोग जो है बेसिकली उसके हेड हैं। एंड देन ये कमेटी जो है, इसकी कंपोजिशन मैंने आपको बताई, कंपोजिशन के बाद ये कमेटी जो है वो अपना जो नेम है वो किसको देगी, पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। ये कंसल्टेशन के साथ रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, यानी कि एट द एंड अपॉइंटमेंट आपके पास कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। दिस इज व्हाट वी हैव सीन कि आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या एंड ऑल दैट। सो द समरी ऑफ दिस होल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज Article 218 deals with the election commission and 219 deals with its duties. There are basically 5 members. One is your chief election commissioner and the other 4 are your elected from your provinces, ठीक है। And the chief election commission the criteria basically क्या है, that is discussed in article 213 and the criteria is it can he or she can be your judge of the high court, the civil servant and the technocrat. How he or she is appointed थ्रू योर पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो नेम देगी और पार्लियामेंट्री कमेटी की कंपोजिशन एक अलग से हमने देख ली है, वो नेम देगी किसको, हेड ऑफ द कमेटी, जो कि कौन होंगे, पीएम या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और उनकी कंसल्टेशन से वो नेम देंगे किसको, आपके पास प्रेसिडेंट को। एंड देन प्रेसिडेंट फिर नॉमिनेट करेगा एक सेरेमनी में या फिर एक मीटिंग में कि नाउ दिस पर्सन is the Chief Election Commission of Pakistan. There is another information that is important as well, can be asked in the MCQ, कि आपके पास चाहे वो नेशनल असेंबली हो या फिर प्रोविंशियल असेंबली हो, इसकी टर्म एक्सपायर हो जाती है इन केस, ठीक है, अगर लाइक उसने अपना 5 ईयर का
टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया है, तो अगर उसकी टर्म एक्सपायर होगी तो इलेक्शन होंगे 60 डेज में। लेकिन अगर वो डिसॉल्व हुई है, ठीक है, सो आप लोग मुझे बताएंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कब हुआ था। ये मैंने आप लोगों को बहुत दफा, लाइक आई थिंक इन एवरी क्लास आई वी डिस्कस दिस। सो जो आपके पास इन केस अगर नेशनल असेंबली और आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो इलेक्शन होंगे 90 डेज में। दिस इज व्हाट इज रिटन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट कि किस आर्टिकल में है। ओके गुड अक्सर, 10 अप्रैल। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट। सो अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देख लिया है। अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है IMF, आपके पास है जी वर्ल्ड बैंक, और आपके पास है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब की जो बेसिकली जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आपके पास UN, राइट। आपके पास ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है कब? जुलाई 1944 में, और 44 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें आते हैं, जिसमें आपके फर्दर 3 इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। कौन कौन से? IMF, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, एंड जनरल एग्रीमेंट फॉर द ट्रेड और टैरिफ्स के लिए बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपके पास जुलाई 1944 में होती है, जिसमें आपके पास 44 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होते हैं। इसमें 3 इंस्टीट्यूशन हैं वो बनते हैं, IMF, आपके पास वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सो आपके पास जो IMF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। टोटल मेंबर आपको पता होने चाहिए 190 है, और जो इसके डायरेक्टर हैं ये हैं क्रिस्टलीना। आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने अभी जाके जो है वो क्लास के बाद देखना है कि मई में जो है ना वो इनकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1 मई को अपॉइंट हुई है इनकी ना न्यू डायरेक्टर। सो आप लोग जाके उसको चेक करेंगे कि कौन से न्यू जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट हुए हैं अभी। either he is appointed or the name is just nominated for the appointment. This is what your assignment is for both the IMF and the जो वर्ल्ड बैंक है इसके लिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था 1950 में, ठीक है, और IMF को कब ज्वाइन किया था? अगेन 1950 में ही किया था। अच्छा, सो जो वर्ल्ड बैंक का इससे पहले जो था ना वो नेम क्या था? इसका इससे पहले जो था वो आपके पास नेम जो था वो क्या था? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 1961 में हमने इसको नेम दे दिया वर्ल्ड बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर अगेन वॉशिंगटन में है। IMF का भी कहाँ पे था? वॉशिंगटन में था। 189 कंट्रीज हैं और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मेलपास हैं, ठीक है। अच्छा, सो उसके बाद आपके पास आ जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1944 में। सो उससे पहले जो था वो इसका नेम क्या था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, या टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। सो वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा तौर पे इसको यानी कि अपनी वर्किंग कब स्टार्ट करी है? जनवरी 1 1955 में। पाकिस्तान ने इसको जो है वो बेसिकली कब जो है वो ज्वाइन किया है? जनवरी 1 1995 में, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपके पास कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके मेंबर्स कितने हैं आपके पास? 164 है। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कि आपके पास ये कॉन्फ्रेंस होती है जुलाई 1944 में। 44 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास वहां पे बनते हैं, लेकिन इनसे पहले भी इनके इन इदारों के कुछ नेम्स होते हैं, सही है। सो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था IMF को? 1950 में। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक को? 1950 में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में। और 94 में जो है वो बेसिकली जो है वो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। इससे पहले इसका नाम क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑफ आपके पास टैरिफ एंड द ट्रेड। आई होप इट मेक्स सेंस। और ये बेसिकली कैपिटल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड ये आपके पास क्रिस्टलीना समटाइम्स इट समटाइम्स इट इज आस्क्ड लाइक कि जो आपके पास डायरेक्टर हैं
उनका नाम भी दिया होता है, ये भी लाइक दिया गया होता है कि दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन। एंड लेट से मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। क्रिस्टलिना इज द डायरेक्टर ऑफ द IMF, बिलोंग्स टू विच कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया होता है, सो बिलोंग टू दी बल्गेरिया। इसके बाद आपके पास ऑकस, ये बहुत जो है वो आजकल फेमस है न्यूज में भी और अ, वैसे भी। सो ऑकस आपके पास एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, और बेसिकली ये जो आपके पास एक एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी रिलेटेड एग्रीमेंट है। करंट अफेयर आप लोग पढ़ते होंगे ऑलरेडी, आपको पता होगा। और ये साइन हुआ था 15 सितंबर 2021 को, और ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस से ने ये साइन किया था। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की जाएंगी, यूके और यूएस। कोई बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया था कहाँ पे? कल हमने देखा था इस साइड पे, लाइक आप लोग बताएं बल्कि कौन सी साइड पे था ऑस्ट्रेलिया। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। वैसे यूएस और यूके का पर्पस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स प्रोवाइड करने का, चाइना पे एक चेक रखना है। चाइना और यूएस की एक लॉन्ग राइवलरी है, सो उस राइवलरी में यूएस और यूके का पर्पस जो है वो उनको सबमरीन्स प्रोवाइड करने का। आपके पास इस कॉन्टिनेंट जो है में एशिया में, यहाँ पे इस वाली साइड पे, ठीक है, ईस्ट वाली साइड पे, वेस्ट का ईस्ट वाली साइड पे चेक रखना है। इस पे, चाइना पे। अच्छा, सो ये जो है ना आपके पास टोटल स्टेट्स विद द न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन जो है वो कितनी है? 6 हैं। P5 और इंडिया। P5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ये इसमें मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि P5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। अच्छा, डिप्लोमेटिक एक रिफ्ट थी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। सो इसकी एक डील की करी गई थी $59 बिलियन की फॉर डीजल पार्ट सबमरीन। ठीक है। सो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स अब तक कितनी कंट्रीज हैं? दीज आर द 6 कंट्रीज, P5 और इंडिया। ओके। सो जब आपने ऑस्ट्रेलिया को, ऑकस में आपने ऑस्ट्रेलिया को भी क्या प्रोवाइड कर दी? न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन प्रोवाइड कर दी। अच्छा, आगे देखें क्वाड को। आई आस्क्ड कि आपके पास P5 कंट्रीज कौन से हैं। क्वाड बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है आपके पास? इसमें कितने कंट्रीज होंगे? ऑब्वियसली 4 कंट्रीज होंगे। ऑकस जो है अगेन इट वाज अ सिक्योरिटी पैक्ट। ठीक है। क्वाड इज ऑल्सो बेसिकली आपके पास ये क्या है? सिक्योरिटी डायलॉग है। इसको ये बना कब था? 2007 के अराउंड। और इसको बनाया किसने था? फाउंडर थे कौन है? शिंजो अबे। ठीक है। So what we have discussed, AUKUS is a security agreement between 3 countries. ये if I'm not wrong, तो मैंने इसको देखा था कहाँ पे आया था जी। ये जो MPT हुआ था लास्ट ईयर का, उसमें ये पूछा गया था कि AUKUS is a trilateral agreement in between कंट्रीज के ऑप्शन दिए हुए थे, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है। सो ना आपको इसके नेम से पता चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ठीक है। क्वाड बेसिकली आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। उसके बाद हम देख लेते हैं G7 कंट्रीज को। G7 जो है बेसिकली ये बताइएगा यहाँ तक डन है तो इसके स्क्रीनशॉट डन कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम G7 को देखते हैं कि G7 जो है बेसिकली ये बनाई कब गई थी? 1975 में। टोटल इसके 7 मेंबर्स हैं, और इससे पहले इसके 8 मेंबर्स थे। रशिया को इसमें से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था 2014
के बाद जब रशिया ने क्रिमिया पे अनेक्स किया था, वहां पे अटैक किया था। रशिया रीजॉइंड इन 1998 एंड देन जो था वो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया 2014 में। सही है। रशिया ने इसको ज्वाइन किया था कब? 1998 में। और तब उसके जो मेंबर्स थे वो G8 का भी इसको नाम दिया जाता था, और इसमें 8 मेंबर्स थे। लेकिन 2014 में चूंकि रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया पे और क्रीमियन पेनिनसुला पे, अगर आप लोगों को अभी भी बताओ कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जब अभी रिसेंटली हुई थी, ये लास्ट फेब 2022 में, तो आपके पास बहुत सारी सैंक्शंस हैं वो रशिया पे लगी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो इसी की वजह से कि इसने अटैक किया था क्रीमिया पे, इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया था, एंड नाउ द मेंबर्स आर 7। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ द G7? बेसिकली दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड नेशंस, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और इनका पर्पस क्या है कि आपकी जो ग्लोबल अपनी इकोनॉमीज को एडवांस करना, और अपनी जो लाइक जो ग्लोबल क्राइसिस है, ठीक है, उसको उसके लिए सब लोगों की मिलकर एफर्ट करना, ठीक है, और खुद भी एडवांस होना इकोनॉमिकली, और अपनी जो बाकी सेवन कंट्रीज उनको भी एडवांस करना। तो द कंट्रीज आर USA, UK, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ठीक है। अच्छा, जो इसका रिसेंट समिट हुआ था ये आपके पास 44th है। G7 समिट जो है ये बेसिकली आपके पास हुआ है 26 से 28 जून 2022 में। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर कि G7 1975 में बनी थी, आपके पास 98 में रशिया ने ज्वाइन किया, 14 में 2014 में इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। और इसे मोस्ट एडवांस्ड जो है वो नेशन है, वो कौन कौन सी नेशन है? सो अब्राहम अकॉर्ड्स, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेम्बर दैट इज कि साइन कब हुआ था? 15 सितंबर 2022 को। और बेसिकली ये डील क्या थी? 15 सितंबर 2022 को जब आपके पास एक्स ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं USA के डोनाल्ड ट्रंप, तब उनके टाइम पीरियड पे हुआ था इसराइल और UAE USA व्हाइट हाउस में, ठीक है। सो बेसिकली व्हाइट हाउस जो है ना, ये कहाँ पे आप लोग बताएंगे मुझे? अच्छा, ये था किस लिए कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन हो जाए UAE और इसराइल के दरमियान। और जो UAE है इसमें वो रिकॉग्नाइज कर लेता है इसराइल को, बहरेन जो है वो भी रिकॉग्नाइज कर लेता है इसराइल को, और इसको डील ऑफ सेंचुरी भी कहा जाता है। एंड आई टोल्ड यू कि बेसिकली ये किसने दी थी? आपके जो प्रेसिडेंट, नॉट आपके, आई मीन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है USA के, उन्होंने दी थी, उनके टाइम पीरियड पे हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसको जो है वो पैलेस्टीन का सोल्यूशन भी माना जाता है, ठीक है, कि जो इसराइल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब उसमें उन्होंने यही कहा था कि जितना एरिया अब जो है ना, वॉशिंगटन DC क्या चीज, लाइक डिड आई आस्क अ क्वेश्चन और समथिंग? अच्छा, सो इसमें जो इसको पैलेस्टीन का सोल्यूशन भी जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ कब था? 15 सितंबर 2022 को। उसके बाद आपको वर्ल्ड वॉर 1 की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री, थोड़ा बहुत आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास एंड कैसे हुई थी कि आपके पास जो है वो, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 जो है बेसिकली ये आपके पास एंड कैसे होती है? ट्रिटी ऑफ वर्साई होती है 28 जून 1919 को, ठीक है। और एक सेकेंड, अच्छा, 28 जून 1919 को बिटवीन एलाइड पावर्स, जो कि विक्टर्स थी, यानी कि जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को विन किया था, और ब्रिटेन, लेड बाय द ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो बेसिकली इसने ट्रिटी ऑफ वर्साई जो थी वो बेसिकली कराई थी। एक तरफ आपके पास ब्रिटेन था और दूसरी तरफ आपके पास जर्मनी था। वर्ल्ड वॉर 1 की हम बात कर रहे हैं, और ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करती है। What was the treaty that ended the World War 2? This is what you guys need to tell me. अच्छा, उसके बाद जो मॉडर्न डे टर्की स्टेब्लिश हुआ है ना, इसको, यानी कि जो टर्की जब स्टेब्लिश हुआ, सो उससे पहले ऑब्वियसली
इट वाज ऑटोमन एम्पायर। तो कौन सी ट्रीटी है जिसके जिसके तहत जो था उसको एक्सेप्ट किया गया? ट्रीटी ऑफ लुजिन जो था ये स्विट्जरलैंड में हुई जुलाई 24 1923 में, जो कि 23 में एक्सपायर हो जाएगी ये ट्रीटी। सही है। सो द पर्पज ऑफ द ट्रीटी के जो मॉडर्न तर्की है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अच्छा, सो उसके बाद व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि आपके पास जो टर्की है इसकी स्टेब्लिशमेंट कौन सी ट्रीटी के जो तहत है, जो एक्सेप्ट किया गया है? ट्रीटी ऑफ लुजेन, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी। और वर्ल्ड वॉर वन कैसे एंड होती है? ट्रीटी ऑफ वर्साई से। अच्छा, उसके बाद आपके पास ना एक एग्रीमेंट होता है, एशिया माइनर एग्रीमेंट। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द डेट, मई 1916। और इसको स्काई स्पीकॉट, जो स्काई स्पीकॉट एग्रीमेंट है ये भी कहा जाता है। डिसमेंबरमेंट ऑफ, जिसमें आपकी जो डिसमेंबरमेंट है ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये हमने डिस्कस करी थी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है ट्रीटी ऑफ द स्वेयर्स एट दी फ्रांस, जिसमें एलाइड पावर्स होती हैं और ऑटोमन एम्पायर होता है एक तरफ, ठीक है। इनके दरमियान ये ट्रीटी हुई थी। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। इट कैन बी आस्क्ड, ट्रीटी ऑफ स्वेयर्स जो है ये कौन सी दो पार्ट के दरमियान हुई थी? ये अगस्त 10 और 1920 में हुई थी। दैट्स ऑल, आपको ज्यादा डिटेल्स करने की इसमें जरूरत नहीं है। गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, सो बट वी वर डिस्कसिंग कि हमने वर्ल्ड वॉर वन को देखा कि वर्ल्ड वॉर वन कैसे एंड होती है, टर्की को किस तरह से जो है ना वो एक्सेप्ट किया जाता है, कौन से एग्रीमेंट के थ्रू, एंड ऑल दैट। सो आपको जस्ट डेट्स जो है ना इसमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जुलाई 1 1968 में होती है। सही है। और जो इसके जो कितनी कंट्रीज हैं जिन जो इसके सिग्नेटरीज हैं, 190 कंट्रीज हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिकली आपकी जो 5 कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया था एनपीटी को। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एनपीटी, जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पर्पस क्या था? ये आप लोग मुझे बताएंगे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पर्पस जो है ना वो क्या था? अच्छा, जो 4 कंट्रीज हैं उन्होंने इसको अभी तक जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया। बहुत सिंपल है। सॉरी, अच्छा आपको इसके नेम से भी पता चल रहा है, ठीक है, कि इसका पर्पस क्या होगा। 4 जो कंट्रीज हैं वो इसके सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान अभी तक इसका सिग्नेटरी नहीं है, इसराइल भी नहीं है और नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो आई मीन ये कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन की स्प्रेड को रोकना एग्जैक्टली कि आप जो फर्दर प्रिवेंशन कर सकें स्प्रेड को, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करें। ठीक है, लेट्स लेट्स सपोज कि आपने कोई डैम बनाना है, ठीक है, आपने उससे एनर्जी जनरेट करनी है, पीसफुल एनर्जी जनरेट करनी है, ठीक है, आप उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द यू नो कि आप उसको न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज करें। इट वाज द पर्पस कि आप अब से जितनी भी जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज होएगी। सो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, इंडिया ये इसके सिग्नेटरी नहीं है, इसराइल सिग्नेटरी नहीं है और नॉर्थ कोरिया सिग्नेटरी इसका नहीं है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये इन्फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये बेसिकली ट्रीटी जो है वो क्या कहती है कि अब
के बाद जो है ना वो मजीद इन्वायरमेंट में ये जो आप न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है ना, इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करे जाएंगे, ठीक है। तो उनको ये बैन करती है। 10 सितंबर 1996 को हुई थी। और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है बेसिकली दैट इज अनदर ट्रीटी दैट वाज साइंड इन नवंबर 1975। और 48 मेंबर्स हैं ये इसके क्या हैं, सिग्नेटरी हैं। और इसका पर्पज भी बेसिकली यही है कि आप फर्दर प्रिवेंशन करें जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हैं, और इन पे एक स्ट्रिक्ट चेक रखें एंड ऑल दैट। सो अब हम जल्दी से क्विकली ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। एंड यू वुड हैव इनफ आइडिया कि ऑर्गेनाइजेशन में से एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं। सो जो साक है इसका जो हेडक्वार्टर है ये खटमंडू, इट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक, इट वाज इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, हेडक्वार्टर तो इसका खटमंडू है नेपाल में। और ये बनाई कब गई थी, 8 दिसंबर 1985 में। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसके कौन थे, अबुल एहसन थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसके जो लाइक इनकम्बेंट या फिर अभी जो करंट जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है आपके पास, इसाला रुआन है, जो कि बिलोंग कहाँ से करते हैं, श्रीलंका से। आई टोल्ड यू कि समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे कि आपके पास सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क बिलोंग्स टू द विच कंट्री, और द नेशनैलिटी ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क इज दिस। तो आपको वो पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था सार्क को, 1985 में। सो दिस इज हाउ द एमसीक्यूज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। और हर पेपर में अभी जो एमपीटी हुआ उसमें भी आए हुए थे रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है यूएनओ की। तो जो इसका चार्टर था वो साइन आपके पास हुआ था 26 जून 1945 को। ये बनी कब थी, 24 अक्टूबर 1945 को। दिस इज व्हाट लाइक रियली इम्पोर्टेंट। उसके बाद पाकिस्तान जो था ना वो इसका मेंबर कब बना था, 30 सितंबर 1947 को। दिस इज अनदर थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। और अभी जो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है उसको देख लेते हैं, और जो उसके इनकम्बेंट सेक्रेटरी जनरल है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो इनके कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्वे से बिलोंग करते थे। ट्राई गिव लाई जो था वो इनका नेम था, जिस भी तरह से आप प्रोनाउंस करना चाहें यू कैन, सही है। उसके बाद उसके फर्स्ट जो एशियन सेक्रेटरी जनरल थे, यानी कि जो एशिया आपके जो कॉन्टिनेंट है उससे बिलोंग करते थे, वो थे यूथांट, सही है। और ये बर्मा से बिलोंग करते थे। और वो कौन से सेक्रेटरी जनरल थे जो कि प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, इट वाज आस्क्ड इन एन एमसीक्यू। तो ही वाज दी डैग हैमर्सजोल्ड, ठीक है। और डैग हैमर्सजोल्ड जो थे वो स्वीडन से बिलोंग करते थे। अच्छा, सो जो इसके इनकम्बेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो आपके पास है एंटोनियो गुटेरेस, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। अच्छा, अगेन पुर्तगाल से बेसिकली इंडियन की नेशनैलिटी क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से। और ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। व्हेनेवर यू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशंस, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बनी कब, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, और उसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, और अभी इनकम्बेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। देन यू हैव द एससीओ, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास जो है शंघाई 5 पहले बनती है 1996 26 अप्रैल को। उसके बाद आपके पास जो है ना वो एससीओ बनती है 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। टोटल इसके मेंबर्स हैं 8। ऑब्जर्वर इसकी स्टेट्स हैं 4। ईरान ने बेसिकली ईरान इसके ऑब्जर्वर स्टेट में है, और इसकी फुल मेंबरशिप ईरान को प्रोबेबली 23 में मिल जाए, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन करा था, 9 जून 2017 आस्ताना में जब इसकी मीटिंग हुई थी कजाकिस्तान में, वहां पे हमने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो है मिस्टर जांग मिंग, इनकम्बेंट सेक्रेटरी जनरल। और अभी ये हमने करंट अफेयर्स में भी देखा था, अगेन आई मेंशन दिस इंफॉर्मेशन हियर। जिसकी जो आपके पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने गोवा में 4 मई को जो है वो मीटिंग अटेंड की थी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की। not really important for the एमसीक्यू पर्पस, बट ये ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अभी बिलावल ने भी इनकी मीटिंग को अटेंड किया है, इस वजह से भी ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना है, बस उसको देख लीजिएगा। बिकॉज लाइक फॉर व्हाट पर्पस
जब आपसे कहा जाता है कि जी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, ये मुझे चैट बॉक्स में आप बताएं। द डिफरेंस बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट, अक्सा के अलावा, अगर अक्सा क्लास में तो उनके अलावा आप नहीं बताएंगी, तो उसके अलावा जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से कोई भी बता सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट बेसिकली आपके पास प्रेसिडेंट होता है, और लाइक समटाइम्स इनकी काउंस आप न्यूज में अगर सुनते हैं तो इनकी हेड ऑफ द ये जो स्टेट्स है उनकी मीटिंग होती है। समटाइम्स आपके पास अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी वो फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी, इस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग इनकी हुई थी। सो इसके जो जो आपका स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है। अच्छा, रैट भी समटाइम न्यूज में आप सुनते हैं, तो रैट बेसिकली ये एक इसकी आप कह लें कि एक कमेटी है, ठीक है। इस जो एससीओ है बेसिकली उसकी एक फर्दर कमेटी है जो कि आपकी रीजन में टेररिस्ट जितनी भी जो एंटी टेररिस्ट आपके पास किस लाइक उसका पर्पस क्या है, वो किस चीज पे काम कर रही है, सो एंटी टेररिज्म पे काम कर रही है, ठीक है। और जिस तरह पाकिस्तान में अभी टेररिज्म के इशू काफी ज्यादा हो गए हैं, सो लास्ट टाइम वी डिस्कस दिस इन दी और वी लाइक सॉट हेल्प, we can seek help and we sought help from the rat as well, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपके पास टेररिज्म की बात आए, सो वहां पे आप रैट का भी लाइक जिक्र कर सकते हैं इन द सब्जेक्टिव पेपर, नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो आपको एमसीक्यू ही वो करना है। अच्छा, सो अच्छा, जैसे मीटिंग एंड हो आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। आई नीड जस्ट 5 मिनट्स मोर और मे बी 3 to 4 मिनट्स, ठीक है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि इसको जल्दी एंड कर दें हम ना। ओआईसी जो है बेसिकली ये आपके पास 25 सितंबर 1969 में बनती है। जो इसका सेक्रेटरीट है ये आपके पास जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में है। इसका फर्स्ट समिट जो है आपके पास सितंबर 1969 में हुआ था। 57 जो है बेसिकली जो है वो क्या है, इसके मेंबर्स हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है वो ओआईसी का 12th सेक्रेटरी जनरल है, दैट इज हुसैन इब्राहिम ताहा। और मैंने आपको बताया था आपको किस तरह से याद करना ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो उनका सेक्रेटरी जनरल है वो बिलोंग कहाँ से करते हैं ये भी पता होनी चाहिए। तो चार्ट जो है बेसिकली ये से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यू काफी दफा सीएसएस के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें भी आया हुआ है कि पाकिस्तान जो है इन्होंने पाकिस्तान ओआईसी का सेकंड समिट जो था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये पाकिस्तान में हुआ था 1974 में लाहौर में, ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ नेशंस कौन सी नेशंस होती हैं, ऐसी नेशंस जो कभी भी आपके पास जो है ना वो ब्रिटिश की कॉलोनी रही हूँ, यूके की कॉलोनी रही हूँ। सो दीज आर द दोज आर द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द कॉमनवेल्थ। सो ये कॉमनवेल्थ नेशंस जो है